सो दोस्तों 11th स्टैंडर्ड फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में। इस चैप्टर को फिज़िकल वर्ल्ड कह के एड्रेस किया गया है। फाइन, ये एक क्लास का चैप्टर होगा। हम इसी क्लास में इस फिज़िकल वर्ल्ड के जितने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे उन सब से डील करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पर, अगले लेक्चर से। तो इसका कोई पार्ट नहीं होगा, बट येस मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स नहीं देखा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखें एंड तब इस लेक्चर पे आएँ। इल्स आपको ये लेक्चर थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जो बातें डिस्कस करनी है उसका कुछ एक पार्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स का लेक्चर कुछ वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर है। तो मैं चाहूँगा आप उस लेक्चर के फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स देख के फिर इस टॉपिक में एंटर करें। फाइन, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड। सो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे को बहुत सारी चीज़ों से डील करना है। सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ से हमें साइंस की, फिज़िक्स की, इन सब की बेसिक डेफिनेशन से डील करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ डील कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप वहाँ पर जाएं और इन सब चीज़ों से गो थ्रू होके फिर आएँ। फाइन, सो फिज़िक्स में इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स के स्कोप की बात करेंगे। उसके स्कोप के अलावा वो किन चीज़ों में डील करता है ब्रॉडली, हम उस ब्रॉडली डिस्कशन को देखेंगे। देन हम कुछ साइंटिस्ट और उनकी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे इन्वेंशंस, कुछ ऐसी डिस्कवरीज जिनका फिज़िक्स के सीधा किसी टॉपिक से लिंक है, हम उस लिंक के बारे में बात करेंगे। देन हम फिज़िक्स में फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं कुछ। फिज़िक्स कहता है इस पूरे यूनिवर्स को 4 फोर्सेस चलाती हैं ब्रॉडली। वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े टाइप की फोर्सेस होती हैं, लेकिन फिज़िक्स कहता है सिर्फ 4 टाइप की फोर्सेस चलाती हैं इस पूरे वर्ल्ड को। हम उस फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन अंत में हम फिज़िक्स के डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट जो फिजिसिस्ट हैं अभी तक इन सेंचुरीज़ में, फ्रॉम पास्ट 5 सेंचुरीज़ हमने जिन साइंटिस्ट को देखा है उनके बारे में कुछ जानेंगे। फाइन, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले चलते हैं फिज़िक्स के स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट्स के दुनिया में, या फिज़िक्स ब्रॉडली किन से डील करता है हम उसकी दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने कहा साइंस एंड फिज़िक्स की डेफिनेशन, साइंस एंड फिज़िक्स के बारे में कुछ बेसिक्स जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर है, उस लेक्चर को विजिट करके तब आप ये स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे पास सबसे पहले फिज़िक्स की डेफिनेशन कहती है अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज़ नोन एज फिज़िक्स। साइंस की उस ब्रांच को हम लोग फिज़िक्स कहते हैं जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना से डील करती है। इसके स्कोप्स और इसकी एक्साइटमेंट में सबसे पहले आपको जानना चाहिए किस चीज़ में ये डील करता है। ये 2 टाइप की फिज़िक्स से डील करता है, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। एक मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स और एक माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स से डील करता है। मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स वाले या फाइनाइट साइज वाले ऑब्जेक्ट से जब आप डील करते हैं, उनके फिनोमेनास को जानते हैं, उसको आप कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स। फाइन, इस मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स को क्लासिकल फिज़िक्स भी कहा जाता है। क्लासिकल फिज़िक्स, अर्लियर फिज़िक्स, बिफोर 1900 जितनी चीज़ें हमने डिस्कवर करी उसके बारे में, जिसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, जिसका मैक्सिमम योगदान जो है वो न्यूटन से आया है, सर आइजैक न्यूटन से। देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्पियर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बायो-सवार्ट्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट एंड में इन चीज़ों को जो लिंकअप किया है वो मैक्सवेल ने किया है। फाइन, सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उसका रोल है मैक्सवेल का। देन ऑप्टिक्स देखिए, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, 2 पार्ट्स में है। ऑप्टिक्स में बहुत लोगों ने डील किया है। आइंस्टाइन की भी इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइजेनबर्ग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें भूमिका। बट ऑप्टिक्स जो है, अगर आप इंडियन लेवल पे देखेंगे, देखिए मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इंडियन लेवल पे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी देख सकते हैं। इंडिया में ऑप्टिक्स पे जो डील करने वाले एक प्रोफेसर जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो हैं डॉक्टर अजय घटक आपके राइटर्स में से भी हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के अंदर योगदान दिया है।
देन थर्मोडायनेमिक्स, लाइक जो टेम्परेचर से डील करते हैं, इसमें प्लैंक्स ने भी और डिफरेंट लॉज आए हैं, जीरोथ लॉ आए हैं, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, डिफरेंट उस सबका डिस्कशन है थर्मोडायनेमिक्स में। सो ये ब्रॉडली एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एटसेट्रा यहाँ लिखा है यहाँ पर, और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बेटा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आती हैं, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और यही सब कुछ आपको, अधिकतर यही सब कुछ आपको पढ़ना है अपने 11th स्टैंडर्ड में, या यूं कहूँ 12th स्टैंडर्ड के हाफ तक। 11th स्टैंडर्ड में तो पूरा का पूरा क्लासिकल फिजिक्स है, 12th स्टैंडर्ड में दो पार्ट में है चीजें। इनिशियली क्लासिकल भी है एंड फिर फाइनली मॉडर्न फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स से लिंकअप किया गया है। फाइन। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, या यूं कहूँ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है? ये उस पर्टिकुलर रीजन में काम करती है जहां पर आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जैसे कि फाइनाइट साइज, टेरेस्ट्रियल स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इसका मतलब है आप चीजों को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मैं एटम्स, न्यूक्लियाइज, इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनके बारे में बात करता हूं तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो एक बहुत अच्छा एरा जो शुरू होता है वो 1900 से होता है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स में 1900 से पहले किसी ने काम नहीं किया, बहुत साइंटिस्ट ने काम किया है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा अलाइन होनी, चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक ढंग से चीजें दिखाई देनी हमें 1900 के बाद स्टार्ट हुआ है। इसमें 1900 के बाद भी क्वांटम थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का, या यूं कहूं आइंस्टाइन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा योगदान है मॉडर्न फिजिक्स में। फाइन। सो डोमेन दैट इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब इस मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है, जो फ्यू टर्म्स लाइक फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू थाउजेंड एटम से डील करता है या मॉलिक्यूल से डील करता है, उसको हम कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। आजकल इस पर्टिकुलर फिजिक्स या इस पर्टिकुलर फील्ड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फाइन। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि हम कब डील कर रहे हैं मैक्रो से और कब डील कर रहे हैं हम लोग माइक्रो से। मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स मैं एक आपको मास के अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा मैं आपको लेंथ के अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइन। या टाइम के अकॉर्डिंगली भी हम समझ सकते हैं इसको। देखिए मास बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लाइक 10⁻30 के पावर का मास होता है सन का, 10⁻22 के पावर का मास होता है मून का, राइट। 10⁻24 के पावर का मास होता है अर्थ का, या मासेस छोटे आते हुए 1 किलोग्राम भी होता है, राइट। 1 मिलीग्राम तक भी जाता है, राइट। सो ऐसे मासेस जिसको आप देख सकते हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं, वो मासेस आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए आप एग्जैक्टली सबसे छोटा जो लेंथ आप देख सकते हैं वो टिप ऑफ हेयर देख सकते हैं, राइट। टिप ऑफ हेयर, माइक्रोमीटर, एटलीस्ट महसूस कर सकते हैं, नाप सकें या ना सकें। टिप ऑफ हेयर माइक्रोमीटर्स में होता है, राइट। माइक्रोमीटर बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों, बहुत छोटा, वैसे मिलीमीटर्स में होता है, मैं मिलीमीटर यहाँ पर डालना चाहूँगा, माइक्रो तो और बहुत छोटा हो जाता है। टाइम की बात करें अगर हम, तो देखिए टाइम में हम लोग दिन, डेज, ईयर, राइट, या यूँ कहूँ सेकेंड्स तक तो जा सकते हैं, यहाँ तक तो जा सकते हैं। मिली सेकेंड्स तक हमारी स्टॉप वॉचेस जो होती हैं वो भी बड़ी रेयर जाती हैं, मिली सेकेंड्स तक तो बहुत रेयर जाती हैं, फाइन, बहुत रेयर। बट इससे नीचे नहीं जाती है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं, इससे नीचे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम महसूस कर सकते हैं दोस्तों, उसको क्लासिकल फिजिक्स में डाला है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या यूँ कहूँ मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में यही सब चीज़ें कहीं और से शुरू होती हैं। जैसे अगर मैं मास की बात करूंगा आपसे, तो देखिए शुरू ही होता है 10⁻27 ग्राम से, 10⁻27 किलोग्राम से। ये सबसे छोटा मास होता है जो पहली बार आप जिससे मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, और अब मासेस इससे भी और छोटे होते जाते हैं, इससे भी और छोटे, जैसे कि अगला मास जो छोटा 10⁻31 किलोग्राम। ये मैंने फैक्टर लिखा है प्रोटॉन के मास का और इलेक्ट्रॉन के मास का। तो देखिए
कितने छोटे मास हैं इसके कंपैरेटिवली। आपके यहाँ का जो सबसे छोटा है वो इसके यहाँ के सबसे बड़े से भी बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुना। आप समझिए मतलब 10⁻20 जीरोस का फ़र्क है इसके यहाँ के सबसे बड़े और आपके यहाँ के सबसे छोटे में। 10⁻20 बहुत ह्यूज नंबर होता है। तो ये दुनिया ही बिल्कुल अलग है। लेंथ की बात करूं तो देखिए एमस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होती है बातें, नैनोमीटर से स्टार्ट होती हैं बातें, राइट। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के साइज की बातें होती हैं यहाँ पर। बहुत छोटा दोस्तों, न्यूक्लियस का साइज ही होता है 10⁻15 लगभग मीटर। बहुत छोटे साइज की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। इस दुनिया में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए, ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है नेकेड आई से। सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं टाइम्स में, तो देखिए टाइम्स भी यहाँ पर 10⁻9 सेकेंड्स तक भी जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है टाइम, बहुत नीचे। ये अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ये जज करने का कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप क्लासिकल से डील कर रहे हैं कि आप मॉडर्न से डील कर रहे हैं। फाइन, आप कैसे पता लगाएंगे कि आप क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे हैं या मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे हैं। मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ इधर। बट उससे पहले आप ये जान लें कि आपको ना जो भी सुपरनैचुरल पावर होगी उसने कन्फ्यूजन में नहीं रखा आपको, उसने एक टिप पे नहीं रखा कि इससे इधर हटे तो क्लासिकल है और इधर हटे तो मॉडर्न है। नहीं, बीच में एक टिप नहीं है, बीच में एक बहुत बड़ी बेटा खाई है, बहुत बड़ी खाई। ये खाई इतनी बड़ी है 10⁻20, इनके बीच में कोई लाई करता ही नहीं है। इतनी बड़ी खाई है, इसके बीच में कोई लाई नहीं करता। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मॉडर्न में है क्लासिकल। ये बीच में जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ी खाई है। फाइन, चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि माइक्रो से डील करें या मैक्रो से, या ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है माइक्रो या मैक्रो से डील करने के दौरान। फाइन, उस फ़र्क को जानते हैं। तो देखिए क्लासिकल लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता क्या है। एक आपके पास पार्टिकल पड़ा है, आपको इस पार्टिकल से डील करना है। सबसे पहले डील करने के लिए आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, एक डार्क रूम में घुस के किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आप किस चीज़ को ऑन करते हैं? तो आप कहेंगे ट्यूबलाइट को, बल्ब को, या किसी भी लाइट की सोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी को देखने के लिए कि ये हरकतें कैसे करेगा, ये डील कैसे करेगा चीज़ों से, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, ये है बेटा आपकी आंखें लेट्स से, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। अब इन आँखों में ये आती है लाइट, पहले सोर्स से लाइट आई क्योंकि एक वेव है लाइट, सो वेव आती है ऐसे, इससे टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है और आपकी आंखों में आती है। और आंखों में लाइट आती है तो आपकी आंखों को आदत होती है अलोंग द लाइन ऑफ साइट देखने की, तो आप अलोंग द लाइन ऑफ साइट देखते हैं और आपको ये यहाँ पर दिख जाता है। फाइन, अब यहीं पर बात करते हैं हम लेट्स से कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल की। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेट्स से ये था पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक लेवल का, और यहीं पर है सेम वो आँख जिसको ऑब्जर्व करना चाहती है। इस तरीके के लिए भी अगर आपने लाइट ऑन करी तो होगा क्या, ये लाइट यहाँ आएगी, इससे कोलाइड करेगी, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। कोलाइड करके जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आँखों में आएगी, आपको आदत है अलोंग द लाइन ऑफ साइट देखने की। आप ऐसे देखेंगे और यहाँ आपको कोई नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कोई नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पार्टिकल तो यहाँ आ चुका है। तो आप देख रहे हैं ऐसे पार्टिकल्स जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं उनसे डील करना आसान है, उनको समझना, उनके बारे में बात करना आसान है। और ऐसे पार्टिकल्स जिनको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं, जो लाइट के इंट्रैक्शन में आके अपने आप को डिस्प्लेस कर लेते हैं, ऐसे पार्टिकल से डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से डील करना जितना ज़्यादा मुश्किल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल से डील करना उतना ही आसान है। तो अब सोचिए कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है पहले मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अगर तो बात आएगी मॉडर्न ज़माने की, मॉडर्नाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की,
तो आपको माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स को जानना चाहिए। लेकिन इस माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स के ऊपर आपका ट्रस्ट ही नहीं बनेगा। सो दिक्कत किसकी आ जाएगी? ट्रस्ट की। तो हम क्या करते हैं कि आप अगर इस सब्जेक्ट पे पहले ट्रस्ट हासिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ट्रस्ट किस चीज़ पे हासिल किया जाता है? जो चीज़ आसानी से समझ में आए, जो चीज़ आसानी से दिखाई दे। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि एक हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी से, 9th स्टैंडर्ड को याद करिए, तो मैंने बोला वो नीचे आएगा, विद स्पीड को इंक्रीज़ करते हुए नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से। ये सब शब्द अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप बड़ी आसानी से मान लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए और उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ये भी आपने महसूस की है। फिर मैं बोलूँ कि आपको चलने के लिए रोड पर एक्शन लगाना पड़ेगा पीछे, ताकि आप जाएं आगे रिएक्शन मिलके, और इस दौरान फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपके एक्शन से आप गिर जाएंगे, राइट? अगर स्लिपरी रोड होगा तो, फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो। ऐसे सब शब्द यूज़ करूँगा तो आप मान जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपने महसूस की होती हैं। ये सब फिज़िक्स होती है क्लासिकल फिज़िक्स, जो कि मैक्रो लेवल पे डील करती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जो चीज़ आप आसानी से मैं आपको सिखाऊं और आप मान भी जाएं, इससे मैंने आपका ट्रस्ट बिल्डअप किया एक सब्जेक्ट पे। जब फाइनली आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा तो जो चीज़ आप नहीं भी देख रहे हैं, जिस बारे में अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप हो सकता है मानने में थोड़ा इनकार भी करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट झूठा है, राइट? आप सब्जेक्ट को बुरा बोल के उससे भाग नहीं सकते हैं। आपका वन सब्जेक्ट पे ट्रस्ट बन गया तो आप देर सवेर इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यही हमारा एस्पेक्ट्स होता है टीचर्स का, या फिर यूँ कहूँ कि फ़िज़िक्स जिन्होंने असाइन करी है, इस तरीके से सिस्टमैटिक लेवल पे अरेंज करी है, उनका भी यही था एग्जैक्टली मोटिव, कि पहले ट्रस्ट डेवलप किया जाए, कुछ ऐसा पढ़ा के जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे जानते हैं, महसूस करते हैं, और फिर उनके बाद उनको मॉडर्न चीज़ें दिखाई जाएं और अपर लेवल चीज़ें दिखाई जाएं। और इसी तरीके से देखिए फ़िज़िक्स बनी भी है। 1500 के बियॉन्ड शुरू हुई थी फ़िज़िक्स, तब सीधा ही नहीं आ गया था टीवी, तब सीधा ही कार नहीं बन चुकी थी। धीरे धीरे मैक्रो लेवल पे डील करके हम लोग गए माइक्रो लेवल पे। तो माइक्रो लेवल या क्लास मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो 1900 के बाद डेवलप होना अच्छे से शुरू हुई। यहाँ से यहाँ तक तो मैक्सिमम क्लासिकल लेवल पे ही चल रहा था। सब्जेक्ट पे पहले लोगों का ट्रस्ट बन रहा था, उसके बाद सब्जेक्ट पे उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फाइन, ये था हमारा बेसिक स्कोप या बेसिक जो फिज़िक्स को ब्रॉडली डोमेन्स में बांटा गया है उसके बारे में डिस्कशन। अब चलते हैं और अपने उन टॉपिक्स को देखते हैं जो इन्वेंशंस किसी साइंटिस्ट ने करी है, साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को देखते हैं। ये एक चार्ट है जो आपको आपके एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। इसमें आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ बायंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ लीवर दिया था। बायंसी का जिसमें आपने यूज़ किया है जब हम 9th स्टैंडर्ड में फ्लोटेशन चैप्टर कर रहे थे, या यूँ कहूँ ग्रेविटेशन का रिमेनिंग हाफ पार्ट कर रहे थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। ये आर्किमिडीज ग्रीस से बिलोंग करते थे। गैलीलियो इन द गैलीली इटली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था हमें, इनर्शिया के बारे में हमें समझाया था। हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, हॉलम से बिलोंग करते थे। सर आइजैक न्यूटन, द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, या यूँ कहूँ मॉडर्न फिज़िक्स में तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है। आर्किमिडीज फिजिसिस्ट बाद में बने। जिस ज़माने में ये ऐसी सब बातें बोल रहे थे, उस ज़माने में लोग फिजिसिस्ट कम फिलोसफर ज़्यादा जानते थे शब्द, तो ये फिलोसफर्स थे। लेकिन इसके बाद न्यूटन वगैरह के टाइम से या गैलीलियो के टाइम से फिजिसिस्ट की उपाधि देना शुरू करी। एंड देखिए पॉलिटिक्स भी बहुत हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके साइंस, आपके फिजिक्स, आपके सोसाइटी ने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा झेला है अर्लियर दैट टाइम, क्योंकि आपको पता होगा द ग्रेट पावर थी यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। उनके टाइम पे ऐसा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट कुछ बेहतर डिस्कवर कर सकते थे, कुछ अच्छा सोच सकते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो न्यूटन के खिलाफ जाती थी, उन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी सुना है कुछ साइंटिस्ट को मरवा भी दिया गया है न्यूटन के खिलाफ जाने पर, अगर ऐसी उनकी कोई थ्योरी है जो न्यूटन की थ्योरीज़ को गलत प्रूफ करती है किसी भी फील्ड में, उस वजह से।
कुछ साइंटिस्ट इवन इनसे आइजैक न्यूटन से इतना इम्प्रेस थे कि अगर उनके कोई थ्योरीज या एक्सपेरिमेंट्स आइजैक न्यूटन की किसी थ्योरी या किसी एक्सपेरिमेंट को रॉन्ग प्रूफ करती थी तो वो अपनी ही थ्योरी पे शक करते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आइजैक न्यूटन की थ्योरी हमने गलत कर दी, राइट। ऐसा भी प्रभाव था इनका। मैं यूँ नहीं कहूँगा इसमें ये बोले थे, ये कहीं से भी बोले नहीं थे, इट्स जस्ट ऐसा था तब, पॉलिटिक्स ऐसा था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर लिखा है ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में ये सब सही है। मैंने कुछ थ्योरीज के बारे में बताया है कि ऐसा होता था। माइकल फैराडे अगेन यूके से बिलोंग करते थे, जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। मैक्सवेल, जिनका नाम मैंने अभी अभी आपके सामने लिया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी यूके से बिलोंग करते हैं। देन अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स जेसी बोस ने दिया था, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे भारत का नाम भी आ ही गया। वैसे और भी बहुत साइंटिस्ट हैं, अभी आएंगे, अभी देखते हैं, बट जेसी बोस यहाँ पर नाम आया जिन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को दिया था। एक्सरेज की डिस्कवरी जर्मनी के एक फिजिसिस्ट ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आप सब जानते हैं जे थॉमसन ने की है, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। सेम मैडम क्यूरी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम किया था, स्टडीज़ ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किया था। सो मैडम क्यूरी, इनका तो इतना योगदान माना जाता है कि इन्होंने, कहा जाता है कि इनफैक्ट किया भी, ऐसा नहीं है सिर्फ कहा जाता है, फिज़िक्स के लिए, साइंस के लिए, सोसाइटी के लिए इन्होंने अपनी जान तक दे दी। क्योंकि जिस समय ये इन चीज़ों से डील कर रही थी तब हमें नहीं पता था कि ऐसी रेज बहुत ज़्यादा मतलब इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तब हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और उस वजह से इनकी जान तक चली गई। एंड अगेन मॉडर्न फिजिक्स के फादर एक तरह से, आई डोंट नो मतलब इनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ये मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स के फादर जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में STR एंड GTR दिया है। टोटल 5 पेपर आए थे दोस्तों 1905 में, 1905 में 5 पेपर आए थे, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन केस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। जर्मनी से बिलोंग करते थे वैसे ये जनरली, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइंस एंड फिजिक्स एंड सोसाइटी को पॉलिटिक्स से बहुत कुछ झेलने को मिला है। तो करते तो जर्मनी से बिलोंग थे, लेकिन हिटलर के वक्त और हिटलर की वजह से या जर्मनी में उस वक्त ज्यूज़ के ऊपर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी। तो ये क्योंकि एक ज्यूज़ थे, लाइक अलग अलग रिलीजन में भी प्रॉब्लम थी, तो ये रिलीजन वाइज क्रिश्चियन नहीं थे, ज्यू थे। सो ज्यूज़ को वहाँ से जाना पड़ रहा था, तो ये भी अमेरिका आ गए थे और इन्होंने फिर अपना बाकी का जीवन जो है और जितनी डिस्कवरीज वगैरह हैं वो अमेरिका में की है। ऑरिजिन भले इनका जर्मनी है, राइट। सो ये भी एक क्लासिकल चीज़ है, इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जानिए वो कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से कि कैसे उस ज़माने में ज्यूज़ के टूवर्ड्स भी बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से आपकी साइंस और सोसाइटी ने बहुत कुछ झेला है। फाइन, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि 1900 में ही ऐसा हुआ है, 1100 में भी ऐसा ही हुआ था कैथलिक एंड ज्यूज़ के बीच में, जिसकी वजह से साइंस ने और सोसाइटी ने बहुत कुछ झेला था। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन ऐसा करता है या कोई पर्टिकुलर रीजन ही पूरा गलत है, रिलीजन या रीजन, यहाँ पर मैं दोनों में से किसी को भी संबोधित नहीं कर रहा हूँ। बट यस, कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट से ज़्यादा चिंता अपने सोच की करते हैं, अपने विचारों की करते हैं, और उसके अवज में आके वो कुछ भी कर गुजरते हैं। उस सब का परिणाम होता है ऐसा, वो आपकी सोसाइटी को झेलना पड़ता है। फाइन, चलिए और साइंटिस्ट को देखते हैं कुछ। सो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया है। कॉस्मिक रेडिएशंस फ्रांसिस हेस ने किया था, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मिल्किन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या मिल्किन ड्रॉप भी है, मतलब ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के साथ हुआ है। देन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके अंडर नील बॉर एक PhD स्कॉलर थे। नील बॉर डेनमार्क से बिलोंग करते थे, रदरफोर्ड न्यूजीलैंड से। एंड FYI, डेनमार्क की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे देश में सिर्फ बोला जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इनके देश में ये माना जाता है। इनके देश में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब्स में से एक इम्पॉर्टेंट जॉब जो है वो टीचिंग की है, जबकि हमारे देश में टीचिंग की जॉब सबसे आखिरी ऑप्शन होता है कई लोगों के लिए। डेनमार्क से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है एजुकेशन में। फाइन, सो नील बॉर वहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया था। CV रमन, इंडिया के साइंटिस्ट, जिन्होंने इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। 2 तरीके की स्कैटरिंग होती है मॉलिक्यूल से लाइट की, एक स्कैटरिंग और एक इनलास्टिक।
मतलब एक इलास्टिक स्कैटरिंग और एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग। सो रेले ने स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा करी है रेले वॉज अ साइंटिस्ट, वेराज इन इलास्टिक के ऊपर सीवी रमन ने की है। नाउ डी ब्रॉगली हम सब जानते हैं फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है, बट ये आप इस साल 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के अंदर ये सब जानेंगे अभी। फाइन। थर्मल आयोनाइजेशन के ऊपर साहा ने दिया है। एसन बोस दोस्तों, इनका नाम जोड़ा जाता है बहुत हद तक आइंस्टाइन के साथ, इंडिया के साइंटिस्ट थे एसन बोस ने आइंस्टाइन के साथ मिलके बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, एक मैटर की रिसर्च करी थी, जिसमें आपको जान के अच्छा लगेगा कि बोज नाम पहले जुड़ा है, राइट, बिफोर इवन आइंस्टाइन। एंड इनके नाम पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी है दोस्तों, एक सब एटॉमिक या यूँ कहूँ और ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल। सब एटॉमिक में तो आप खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं। उनमें कुछ पार्टिकल्स को बोसॉन्स कह के बुलाया जाता है, एसन बोस के नाम पे ही है वो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम होता है ये। वॉल्केन पॉली एक साइंटिस्ट है जिनका एक प्रिंसिपल है जिसको पूरा नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बारे में भी आप रिसर्च में अभी पढ़ेंगे रिसेंटली आने वाले दिनों में, केमिस्ट्री में या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ लेंगे। देन जैसे बोज के नाम पर, एसन बोस के नाम पे बोसॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही एनक्रियो फर्मी के नाम पर फर्मियॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स फर्मियॉन्स। इन्होंने न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। हाइजेनबर्ग ये भी जर्मनी से बिलोंग करते थे दोस्तों, ये भी एक ज्यूस थे, बट इनको नहीं भगाया गया था, ये हिटलर के इनफैक्ट साथ थे, हिटलर के साथ इन्होंने काम किया है हाइजेनबर्ग ने। इनफैक्ट कहा जाता है कि हिटलर ने एक बार इनको अपनी देशभक्ति प्रूफ करने के लिए भी कहा था, फाइन, कि ये एटॉमिक बॉम्ब बना के दें, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दें, ताकि उनसे इनकी देशभक्ति साबित हो। लोगों का कहना है कि वो नहीं बना पाए थे, और कुछ फिजिसिस्ट, कुछ साइंटिस्ट का, कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये बना चुके थे, बट इन्होंने कभी भी इस बात का मतलब कि ये बना सकते हैं या ये इस लायक हैं कि ये बना सकते हैं, इन्होंने कभी भी इस बात का हिटलर को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये वो चीज़ हिटलर के हाथ में दे देंगे तो वो फिर क्या करेगा उस ज़माने में, आपको पता है सबको, राइट। ये भी एक थोड़ा हिस्ट्री एंड साइंस जुड़ी हुई है एक साथ। पॉल डिराक यूके के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे बहुत काम किया है, फाइन। इनके थ्योरीज़ के बिना हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। देन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के ऊपर एडविन हबल ने काम किया था, दैट यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, इसके ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। साइक्लोट्रॉन दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के काम आती है, इनके ऊपर अर्नेस्ट लॉरेंस ने काम किया है। साइक्लोट्रॉन, इसके बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, आपके टॉपिक के अंदर इंक्लूड होता है। जेम्स चैडविक वी ऑल नो, जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। वैसे आपको एटलीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने करी थी ये पता होनी चाहिए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की करी थी, ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की करी थी, एंड जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की करी थी। ये 3 लर्न कर लीजिए एटलीस्ट, कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन, एंड जेम्स चैडविक ने करी थी किसकी, न्यूट्रॉन की, फाइन। देन और साइंटिस्ट हैं, ये सब आप देख सकते हैं, इन सब के नाम पढ़ सकते हैं, इन सब की थ्योरीज पढ़ सकते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पढ़ सकते हैं, फाइन। इस सब के ऊपर अगर आपको ये चार्ट चाहिए, अगर आपको पता करना है ये चार्ट कहाँ से है, तो ये चार्ट दोस्तों हमने NCERT से पिक किया है आपको समझाने के लिए कि किन किन साइंटिस्ट ने किस किस चीज़ों के ऊपर डिस्कवर करा है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, फाइन। इंडिया अगर आप देखेंगे तो पिछले एक स्लाइड में मैंने एक नाम डिस्कस करा था, 1 2 देन इधर 3 4 5 एंड एक पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया था, 6 साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरा ये मानना है, आई एम मोर ऑफ लाइक रिलीजियस व्यू में या फिर उन चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो एक्चुअल कल्चर है या इंडिया की जो एक्चुअली हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, 100 साल 50 साल 1000 साल नहीं, 2000 साल 5000 साल पुरानी है। तो मेरा ये मानना है जो हमारे वेद, हमारे शास्त्र या हमारी जो इंडियन एक कल्चर है उसके पुरानी चीज़ों को अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी साइंस की बातें थी जो हम बहुत पहले ही जान ली थी बिना इन सब के बताए। जैसे कि आप समझिए कि कैसे एक आज से 2000-4000 साल पहले किसी को ये पता होता था कि किस तरीके के बर्तन में हमें कर्ड जैसी चीज़ें या एसिडिक फूड जैसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे वो फूड ख़राब ना हो,
किस तरीके के बर्तन में रखना चाहिए या उस पर क्या कोटिंग करनी चाहिए, ये वो बहुत पहले जानते थे। बायोमास का यूज़ करना किसी भी चीज़ के लिए या बेसिक चीज़ों का यूज़ करना नेचर में जो अवेलेबल है, उसका यूसेज हमारा बहुत ज़्यादा था और हम बहुत सारी डिस्कवरीज या बहुत सारी थ्योरीज को बहुत पहले जानते थे। मैं कुछ नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आर्यभट्टा थे, जैसे कि बहुत पहले एक गुरु थे चाणक्य, उनकी भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, जैसे गौतम बुद्धा, ब्रह्म ज्ञान जिन्होंने लिया। तो एग्जैक्टली हमारे पास भी साइंस के ना बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत पुराने हैं, शायद आई डोंट नो इन सब से भी बहुत पुराने हैं जो आज के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया देखिए अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, उसकी भी खूबसूरती को पहचानिए। बट यस, साथ ही साथ इन सारे साइंटिस्ट जो बाहर से बिलोंग करते हैं, इन सबको भी सराहिए, इन सबको भी जानिए, इनके काम के बारे में भी पढ़िए, क्योंकि टीम वर्क से ही बेटा आगे बढ़ेगा ये देश, ये दुनिया टीम वर्क से ही आगे बढ़ती है। तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट फॉर जोक आई कैन से पाकिस्तान, यहाँ पर अब्दुल सलेमान यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के बारे में इन्होंने डिस्कवरी करी है। पाकिस्तान के योगदान की भी ज़रूरत है दुनिया को, अगर ये कंस्ट्रक्टिव काम करे तो। फाइन, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी थ्योरीज़ कुछ जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिस्कवरीज़ या इन्वेंशंस हैं जिसका हमारे डेली लाइफ में तो यूज़ है ही है, साथ ही साथ फिज़िक्स के किसी टॉपिक से उन चीज़ों को बनाया गया है, उसके बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, ये वो टेबल है जो लिंक करता है टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स को। जैसे कि स्टीम इंजन, सबसे पुराना और सबसे पहला इंजन जिसको हमने रेल्स के लिए अपनाया था, स्टीम इंजन, या कार्स के लिए भी वैसे, मतलब रेल्स के लिए जनरली अपनाया था। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें आप कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिस पे आज की डेट में पूरा का पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पागल है। न्यूक्लियर डील्स करता है या फिर डिफरेंट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इसको यूज़ करता है, न्यूक्लियर्स को, फिजन प्रोसेस को, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रेडियो और टेलीविज़न बेटा, जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड करता है रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो वेव्स के ऊपर। कंप्यूटर बेटा डिजिटल लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेज़र्स इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे ही ये सारे टेक्नोलॉजी जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनसे आप डे टू डे या किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड अप हैं, जुड़े हुए हैं, इन सब से ये सब इस पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करते हैं। फाइन, ये अच्छे से रीड करिए, इनफैक्ट इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे जाके यही सब हमें पढ़ना है। फाइन, सो दोस्तों, ये कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, या यूँ कहूँ कि ब्रॉडली माना जाता है कि यही फोर्सेस रूल करती हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहली फोर्स, जो सबसे कमज़ोर भी है इन सब में, जिसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले वो 10⁻39 टाइम्स छोटी है। 10⁻39 टाइम्स बेटा, 1 गुना 2 गुना 10 गुना नहीं कह रहा हूँ, 100 गुना नहीं कह रहा हूँ, 10⁻39 टाइम्स छोटी है बेटा ये। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। किससे? न्यूक्लियर फोर्स से। इन सब का रिलेशन न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं हम लोग। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻13 टाइम्स छोटी है स्ट्रेंथ वाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं बेटा वो 10⁻2 टाइम्स छोटी हैं, मतलब 100 गुना छोटी हैं। ये आफ्टर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो दूसरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद वीक, और सबसे कमज़ोर जो है वो ग्रेविटेशनल है बेटा। अच्छा, कौन किसको रूल करता है देखते हैं। ये बेटा लगता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों लगता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्यों लगता है, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा रेंज में, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट रेंज होती हैं बेटा। इस 10⁻15 के मीटर के डिस्टेंस में ये काम करती हैं, या उससे भी छोटे डिस्टेंस पे, लेकिन इसके बियॉन्ड ये काम नहीं करती हैं। और न्यूक्लियस के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनको पार्टिकल्स इससे ज़्यादा करीब मिल सकें। फाइन, इसके बाद सारे पार्टिकल्स इससे दूर ही होते हैं, तो वहाँ पर ये वर्क ही नहीं करती है। तो आप अपने हाथों को जोड़ के बोलेंगे कि हम मेरे हाथों में ये लग रही है फोर्स या नहीं लग रही, नहीं लग पाएगी बेटा, क्योंकि इतना डिस्टेंस अचीव नहीं कर पाएंगे हाथ। लेकिन हाँ, इसके लगने के लिए किसी भी मास या किसी भी चार्ज की ज़रूरत नहीं है, किसी में भी लग सकती है। फाइन,
जैसे अगली ही फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज इन्फिनाइट होती है, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी मर्जी दूर चले जाएं, चाहे फोर्स कितनी मर्जी छोटी हो जाए, नेग्लेक्ट हो जाए, चलेगा, लेकिन कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है। लेकिन इसके लगने के लिए चार्जेस जैसी चीज़ों का होना ज़रूरी है, पार्टिकल्स चार्ज होने चाहिए। फाइन। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बेटा वो 10⁻13 की स्ट्रेंथ की है, उससे इतनी 10⁻13 टाइम्स छोटी है, लेकिन ये सब न्यूक्लियर साइज में लगती है, शॉर्ट रेंज में, मतलब उससे भी ज़्यादा शॉर्ट रेंज। कितना शॉर्ट? न्यूक्लियॉन्स जिस चीज़ से बने होते हैं उनके अंदर, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो उनके बीच में, उनके साइज जितने के बीच में। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी भी रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह इन्फिनाइट है, मतलब ये कितनी मर्जी दूर चले जाए तब भी फोर्सेस लगेंगी, बट एक टाइम पे आके क्या हो जाएंगी? नेग्लेक्ट। और इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, और इनको लगने के लिए मासेस की ज़रूरत होती है। यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकती हैं जिनके पास मास है। सब में कुछ ना आदान प्रदान होता है। जैसे क्वार्क्स के आदान प्रदान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, इसमें भी कुछ आदान प्रदान होता है। मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें भी होता है, उसका भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो टर्म्स आप अभी समझ नहीं पाएंगे, वो मास्टर्स लेवल की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के भी आदान प्रदान की वजह से ही लगता है। इसके बताने का मेरा रीज़न क्या बताता हूँ अभी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसी के आदान प्रदान की वजह से लगता है। मतलब एवरी टाइम देयर इज़ एन इंट्रैक्शन, there must be some change, there has to be some change, exchange of something between two objects. इनके में वो एक्सचेंज होती हैं चीज़ ग्रेविटोन्स बेटा। ग्रेविटोन्स एक ऐसी चीज़ है जो इनके बीच में एक्सचेंज होती है, जैसे यहाँ क्वार्क्स से एक्सचेंज होते थे, यहाँ ग्रेविटोन्स होते हैं। बट ये मेरा बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि ग्रेविटोन्स के बारे में अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं है। हम एक नाम जानते हैं कि क्या चीज़ एक्सचेंज हो रही है, खाली हमने उसका नाम रख दिया है ग्रेविटोन्स, लेकिन उसके बारे में रिसर्च चालू है, अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर एस्पेक्ट में इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन सब के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, इन थ्योरीज़ को, फिज़िक्स की या ये फोर्सेस को, चीज़ों को इंटरलिंक करने के की कोशिशों में लगे रहे वो लोग, और एक थ्योरी निकालते रहे। जैसे कि सबसे आखिरी साइंटिस्ट जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मैक्सिमम काम जो है वो एंड में यूनिफिकेशन के ऊपर रहा है, यूनिफाइड थ्योरी ढूंढने के पीछे रहा है। यूनिफाइड थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी ढूंढना जिससे सारी चीज़ें इंटरलिंक करी जा सके, राइट। वो यूनिफाइड थ्योरी उन्होंने भले ही ढूंढना चाहिए अपने आखिरी समय पे, बट ऐसा नहीं है कि वही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ढूंढना चाहिए थी। दैट इज़ स्टीफन हॉकिंस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंस। बट उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूनिफिकेशन के ऊपर, यूनिफाइड थ्योरी के ऊपर बहुत सारी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं। उनको देख लेते हैं कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश करी है। लेकिन यस, स्टीफन हॉकिंस का सपना था कि वो पूरे के पूरे फिज़िक्स को ही यूनिफाइड थ्योरी में बदल दें, एक ऐसी थ्योरी जो पूरे के पूरे फिज़िक्स को रूल कर सके। अभी तक ये उनका सपना अधूरा है, बट स्टिल और भी साइंटिस्ट हैं जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि मिशाइल काकू, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं उन साइंटिस्ट का जिन्होंने चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश करी। सो दोस्तों, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन के ऊपर काम किया है। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स के ऊपर काम किया था। उनको यूनिफाइड करने की कोशिश की गई थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। देन माइकल फेरेडे एंड ऑयस्टर्स, इन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास के ऊपर काम किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत काम किया था 1820 एंड 1830 के अराउंड। देन जेम्स मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल्स, इन्होंने यूनिफाई करा था बेटा मैक्सवेल्स इक्वेशन को, जिन्होंने ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को लिंकअप करने की कोशिश करी गई थी। और अपने 4 फेमस इन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन। फाइन, जिसके बारे में हम इस साल थोड़ा हो सकता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा हो सकता है पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। देन ग्लासोनी एंड सेलमन एंड विनबर्ग ने, इन्होंने 1979 में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इन सब के मतलब इन सबको लिंकअप करने की, इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस को लिंकअप करने की, यूनिफाई करने की कोशिश की गई थी इनके थ्रू। देन लास्ट यूनिफिकेशन, ये 1979 में हुआ था, लास्ट यूनिफिकेशन 1984 में किया गया था एक्सपेरिमेंटली, जिसमें इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस का प्रिडिक्शन किया गया था, वेरीफाई किया गया था इनके काम को एक एक्सपेरिमेंट से। फाइन, अब हमारे आखिरी कुछ मिनट्स में हम यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, डिफरेंट फिजिसिस्ट के बारे में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फिज़िक्स में, बहुत बड़े बड़े योगदान है उन लोगों के, उनका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे देखिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, और हर योगदान बड़ा होता है, छोटा या बड़ा,
सब ने मिल के इस महान सब्जेक्ट को बनाया है, लेकिन उसमें भी सब तो यहाँ पर डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, सो दैट आप उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, और आपको फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंस का, फ़िज़िक्स के बहुत ज़्यादा महान होने का रीज़न पता चल सके कि किन किन लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, कब दिए थे। फाइन। सो देखिए दोस्तों, इन सब साइंटिस्ट को ये सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से ली गई है। अगर आपको इस वीडियो में क्लियरली नहीं दिखता है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। देखिए, आइंस्टाइन ऑल टाइम रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स में, क्योंकि इन्होंने जितना कुछ फिज़िक्स को दिया है, मुझे लगता है एक लाइफ में शायद ही किसी इंसान ने इतना कुछ फिज़िक्स को दिया होगा, किसी फिजिसिस्ट ने एक लाइफ में। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में बॉर्न हुए थे, 1955 तक। 1905 में इन्होंने पब्लिश किए थे 5 पेपर, तो यहाँ पर 3 मेंशन है, लेकिन वैसे एग्जैक्टली उनके 5 पेपर थे। GTR, SCR एंड फूड इलेक्ट्रिक। वैसे हो सकता है इन्होंने GTR और SCR को एक पेपर मान लिया हो, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को। देन एक इनकी फेमस जो बच्चा इक्वेशन जानता है वो E=mc² है, E=mc²। फाइन। एंड देन इनके जो रिसर्च फील्ड्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, उस पर इनफैक्ट कई लोगों ने आगे जाके रिसर्च करी है। बहुत लोगों ने इनके रिसर्च के ऊपर भी रिसर्च करी है, राइट। कईयों की तो PhD हो गई है इनके रिसर्च वर्क के ऊपर रिसर्च करके। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक साइंटिस्ट है, देखिए बहुत सारे और अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, जैसे कि निकोलस टेस्ला, उनका भी बहुत योगदान है। कभी अगर उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास आएगा नेक्स्ट ईयर, EMIAC एक चैप्टर आएगा, तो मैं उसमें भी डिस्कशन करूँगा। बहुत सारे फैसिनेटिंग साइंटिस्ट और हैं, प्लैंक्स जैसे कि हैं, बहुत फैसिनेटिंग साइंटिस्ट हैं प्लैंक्स, राइट। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर सत्येंद्रनाथ बोस का नाम लिया गया आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन कुछ इनके साथ ही था। मैक्सिमम चीज़ जैसे जो इनके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे आफ्टर 1905, वो सत्येंद्रनाथ बोस के साथ इनका कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए मैंने उनके साथ इनको मेंशन यहाँ पर करना ज़रूरी समझा है। साथ साथ इंडिया के साइंटिस्ट हैं, राइट। यहाँ पर एक नाम और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन एस्पेक्ट से। देखिए, ये तो देखिए वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं, लाइक वर्ल्ड लेवल के फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट हैं, इनका तो पूरे वर्ल्ड में नाम है, लेकिन इंडियन लेवल पे मुझे लगा यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो CV रमन का नाम, सर CV रमन, सर पढ़ा इनको ये सर का खिताब दिया था UK ने, UK की रानी ने, आपको पता होगा सर का खिताब खाली वही दे सकते हैं। सर CV रमन, इनको हेड ऑफ द जुडिशरी, मतलब यहाँ पर जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस चीज़ का इनको हेड भी बनाया गया था, फाइन, वहाँ पर। और इससे पहले कि कोई और उस सभा में ये बात उठाता कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी पा रहे हैं और आप अंग्रेज़ों का ही टाइटल लेके घूम रहे हैं, CV रमन ने खुद उस मीटिंग में कहा था दैट नो वन विल एड्रेस मी एज अ सर, आई एम सिंपली CV रमन टू देम, राइट। इतने महान थे ये, इतना महान अस्तित्व था इनका, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था हमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर या डिफ्रैक्शन के ऊपर इनका बहुत काम है, राइट। सो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, आगे स्टोक्स इफेक्ट होता है, स्टार्क्स इफेक्ट होता है, वैसे ही एक रमन इफेक्ट भी होता है, जिसमें डिफ्रैक्शन के ऊपर और एटम के आप मॉडल के ऊपर या एक्स-रेज़ के ऊपर, इन सब के ऊपर जब आप काम करते हैं तब आप ये जान पाएंगे कि ये सारे इफेक्ट्स क्या होते हैं। CV रमन बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए, राइट। और भी बहुत लोग हैं। अगर टीचर्स की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ टीचर्स के भी नाम लिख देता हूँ आपको, कि ऐसे कौन से फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने टीचिंग में अपना इनपुट दिया है और वो उनका योगदान बहुत बड़ा है। देखिए, ओल्ड टाइम जो है वो फेनमैन है, फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन, इनका कंप्लीट नेम है रिचर्ड फेनमैन, राइट, जो मर चुके हैं, अब है नहीं, ही इज़ नॉट अलाइव, बट बहुत ही बढ़िया फिजिसिस्ट, बहुत ही रिफाइंड फिजिसिस्ट, जिनकी टीचिंग के का पूरा ज़माना फ़ैन है, राइट। MIT के जो दोनों नाम मैं लेने वाला हूँ, फॉर्चुनेटली वो MIT के हैं, तीसरा नाम मैं इंडिया से लूँगा। MIT के प्रोफेसर हैं रिचर्ड फेनमैन, सर रिचर्ड, नॉट सर रिचर्ड फेनमैन, ओनली रिचर्ड फेनमैन, सर तो मैं इसको अपने हिसाब से लगा रहा हूँ मैं, बट रिचर्ड फेनमैन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है फिज़िक्स में एंड टीचिंग में भी फिज़िक्स के। देन जो ज़िंदा हैं लेकिन रिटायर्ड हैं, राइट, सो ज़िंदा हैं लेकिन रिटायर्ड हैं, वो भी MIT से ही हैं, वॉल्टर लुइन। सो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, वॉल्टर लुइन, इनकी वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। वॉल्टर लुइन एक बहुत रिफाइंड फिजिसिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ये भी MIT से बिलोंग करते हैं। तीसरा है जॉय घटक सर,
सो अजॉय खटक सर IIT के एमरिटस प्रोफेसर्स में से एक हैं, इनका भी बहुत योगदान है टीचिंग में भी एंड फिज़िक्स में भी। जैसे ये टीचर्स हैं कुछ आज के ज़माने के, रीसेंट ज़माने के, वैसे ही कुछ रीसेंट ज़माने के साइंटिस्ट में एक स्टीफन हॉकिंग्स के आप नाम जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंग्स जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उन्हीं के साथ उन्हीं की कंपेनियन फील्ड में हैं मिशाई काकू। सो मिशाई काकू एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वैसे ये भी MIT से डील करते हैं, ये भी अमेरिका में हैं वैसे, बट मिशाई काकू ये भी एक करंट साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। फ़ाइन, ये कुछ नाम जो मैंने यहाँ पर लिए फ़िज़िक्स में, ये मेरे कुछ चंद फेवरेट नाम हैं साइंटिस्ट की दुनिया में, और ये कुछ चंद फेवरेट नाम है मेरे टीचर्स की दुनिया में। अगर कल को आपको इनके बारे में पढ़ने का, इनके बारे में जानने का मौका मिलता है तो बिल्कुल जानिए, उसको भी आप फिज़िकल वर्ल्ड का पार्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट लेक्चर जो है फिज़िकल वर्ल्ड का, ये सिर्फ आपके NCERT के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, राइट, या पूछे जाते हैं नॉलेज वाइज तो बहुत ही रेयरेस्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं, या फंडामेंटल फोर्सेस रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है बहुत हुआ तो। बट नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन को। यूनिट एंड डायमेंशन से वो वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसकी आपको आदत है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस पर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए, उस पर क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।